ओके बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब ये टॉपिक हमें कहना ये क्या चाहता है, सिंपल सा बेसिक सा एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मान लो हमारे पास एक कप गर्म चाय है, ओके, अ कप ऑफ टी, काफ़ी ज़्यादा गर्म कप ऑफ टी रखी गई है। मान लो थोड़ी देर के लिए इस चाय का जो टेम्परेचर है 100 ज़्यादा हो जाएगा, उबलने लग जाएंगी वो, तो मान लो 70 डिग्री सेल्सियस अराउंड इसका टेम्परेचर है। अब इस कप ऑफ टी को इमेजिन करो इस रूम में रखा हुआ 2 सीज़न में। मान लो जो अभी का सिचुएशन है, जो समर सीज़न चल रहा है, और जैसे कि हमने देखा कि हमारा टेम्परेचर अभी तो कल परसों तो शायद 45.8 डिग्री सेल्सियस चला गया था, मगर इमेजिन करो थोड़ा सा मैं कम ले लेता हूँ, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैं दूसरा सीज़न इमेजिन करता हूँ विंटर का, जिसमें मैं टेम्परेचर काफ़ी कम मान के चलूँगा, इमेजिन कर लो कि 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। मेरा आपसे बेसिक सा सवाल है कि गर्मी के मौसम में इसी रूम में एक कप ऑफ टी रखी गई है, चाय रखी गई गर्मा गर्म, ऑफ कोर्स वो थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाएगी, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमको मालूम है कि थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाएगी, है ना। सेम हाल विंटर में भी होगा। मगर मेरा बेटा आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी से जल्दी वो ठंडी किस मौसम में होगी? हाँ बिल्कुल सही, विंटर में वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ठंडी हो जाएगी। अब मैं पूछूंगा ऐसा क्यों? आप बोलेंगे ठंड बहुत ज़्यादा है। आप फिजिक्स में ये तो नहीं बोल सकते ठंड बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप ये कहेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। विंटर के सीज़न में टेम्परेचर डिफरेंस कितने का होगा बेटा? 60 डिग्री सेल्सियस। वहीं समर के सीज़न में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा आपका? 30 डिग्री सेल्सियस। इससे हमें क्या नॉलेज मिलती है? इससे हमें ये नॉलेज मिलती है कि जब किसी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो उसमें से हीट ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व होती है, ज़्यादा तेज़ी से निकलती है बाहर। तो बस इसी बात को बोलने के लिए हम यही बात को बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखिए बेटा क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ। इट सेज स्टेटमेंट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी is directly proportional to excess of temperature over surrounding, provided that this excess of temperature is small। मतलब बहुत बड़ा अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन फिर आपको स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन को यूज़ करना पड़ता है। मगर एक मामूली सा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि भैया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ओवर सराउंडिंग। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा? यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी ज़ीरो। अब ऐसा है, ये माइनस डी क्यू अपॉन डी टी क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, है ना। और फिर मैं कहूँगा कैपिटल टी क्या इंडिकेट करता है? तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी। और टी ज़ीरो क्या इंडिकेट करता है? तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ना, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और टी ज़ीरो क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके ठीक है, चलो मान लिया। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं वापस से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी ज़ीरो। ऑफकोर्स जहाँ पर सी क्या है बेटा?
वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये आपका सी है। ओके, अब कई लोग सोच रहे होंगे ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। माइनस साइन असल में यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है लॉस ऑफ हीट, है ना। अगर सिर्फ डी क्यू अपॉन डी टी तो मतलब चेंज ऑफ हीट होता है ना, डी क्यू बोले तो क्या होता है, चेंज ऑफ हीट, मतलब Q2 माइनस Q1, ठीक है। अगर मान लो हीट का गेन हुआ है तो Q2 बड़ा होगा, Q1 छोटा होगा, तो DQ पॉजिटिव आएगा। मगर अगर मान लो कि Q2 हीट लॉस हुआ है तो Q2 छोटा होगा, Q1 बड़ा होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, दैट्स वाई। तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, आपका लॉस ऑफ हीट बेटा। आई बात समझे, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार आ गया, ठीक है। इसे चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। मगर आप जानते हो, बट आपने एक चीज़ पढ़ा है, कैपिटल C इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन एम इंटू डी टी। आपने असल में डेल्टा के फॉर्म में देखा था, है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी करके देखे थे। हम उसको डेल्टा लेने के बजाय डी क्यू ले रहे हैं। आप मालूम दोनों का मतलब एक ही होता है, डी क्यू मीन्स ऑल्सो चेंज ऑफ हीट या लॉस ऑफ हीट, एंड डी टी इज ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर। अब ऐसा है कि फिर मैं डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, आप उसकी जगह लिख सकते हैं एम सी डी टी, इजंट इट, ठीक है, सही बात है। डी क्यू की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं एम सी डी टी। चलो वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, देयरफॉर माइनस एम सी डी टी अपॉन स्मॉल डी टी। अब डी कैपिटल टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और डी स्मॉल टी का मतलब क्या है बेटा, चेंज इन टाइम। तो इट इज इक्वल्स टू सॉरी एम एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नॉन मोलर हीट कैपेसिटी, हाँ, सी इंटू टी माइनस टी जीरो। आप चाहे तो फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं, माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू सी अपॉन एम एस इन टी माइनस टी जीरो, ठीक है। तो फिर ऐसा लिखने के बाद मैं ये जानता हूँ कि C अपॉन एम एस ये खुद एक क्या होगा, कांस्टेंट। C एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, M है मास ऑफ द बॉडी, S क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर माइनस डी कैपिटल T अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस टी जीरो। अब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इससे हमें देखने को मिलता है कि एक और स्टेटमेंट का जन्म हुआ है यहाँ पे इस इक्वेशन की मदद से। बोले कौन सा स्टेटमेंट, आपने क्या लिखे थे, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर सराउंडिंग, है ना। देखता हूँ मैं, यहाँ आता है क्या, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर of body is directly proportional to excess of temperature of body over surrounding। आया बेटा समझ में, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग ने देखा, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। वेल इस इक्वेशन को मैं अपना नाम इक्वेशन नंबर 2 करके दे दूँगा, ओके, ठीक है। तो ये तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का पहले स्टेटमेंट हो गया और स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन हो गया, और उसको एक अदर फॉर्म में स्टडी कर लेंगे। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अमजद ब्लैक इंक, चलिए लिख लीजिए जब तक क्या। चलिए अब इसी इक्वेशन को यानी मीन इक्वेशन नंबर 2 को हम और डिटेल में आगे जाके देखेंगे, हो गया। चलिए इक्वेशन नंबर 2 को हम और डिटेल में आगे देखते हैं। फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ,
माइनस डी कैपिटल टी अपॉन टी माइनस टी ज़ीरो इज इक्वल्स टू सी अपॉन एम एस इंटू डी टी, है ना। मैंने क्या किया, सिंपल सी बात क्या थी बेटा, टी माइनस टी ज़ीरो को उठा के इधर रखा और डी इंटू स्मॉल टी को उधर लेकर जाकर रखा, तो इस तरह से ये आ गया। माइनस साइन को भी मैं उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये माइनस सी अपॉन एम एस इंटू डी टी हो गया। ओके, अब देखो जैसे मैंने कहा कि सी एम एस ये सब के सब क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेट सी अपॉन एम एस। हम जानते हैं ये सब के सब कांस्टेंट है कि कोई तो एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, तो क्यों ना मैं इसको अलग अलग लिखने के बजाय एक सिंगल कांस्टेंट का के लिख देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक कांस्टेंट है जो तीनों की वैल्यू के बराबर है। अच्छा ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा चीज़, डी टी अपॉन टी माइनस टी ज़ीरो माइनस के इंटू डी टी, इज़न्ट इट। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग मैं इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल करने वाला हूँ, तो डी कैपिटल टी अपॉन टी माइनस टी ज़ीरो इसका इंटीग्रेशन होने जा रहा है इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। अब देखो d इंटू कैपिटल टी अपॉन टी माइनस टी ज़ीरो, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, तो बोले इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी ज़ीरो, और माइनस के कांस्टेंट है तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के टी और प्लस सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सी अलग है, ये सी अलग है ना, ये याद रखें, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का है और ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का था। आप चाहे तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे एनसीईआरटी में सी दिया हुआ तो चलो अभी उसको सी पकड़ के चलते हैं, है ना। याद रखें बस ये सी अलग है, ये सी अलग है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें। मैं थोड़ा बड़ा ले लिया इसको कैपिटल सी बनाने के लिए, ये छोटा सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। अब देखो बेटा, ये आप कई लोग सोच रहे हैं ये कैसे आया, है ना। चलो आपको याद दिलाता हूँ, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, जिसका आगे जाके होता है ए एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। अब ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह की है, तो 1 अपॉन टी माइनस टी ज़ीरो, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो वैसी नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी ज़ीरो। अब नीचे बोले सर ये वाला कहाँ गया, अरे बेटा टी माइनस टी ज़ीरो का जब आप तुम डेरिवेटिव लोगे नीचे, डेरिवेटिव ऑफ टी माइनस टी ज़ीरो, टी ज़ीरो यानी सराउंडिंग टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट, तो वो डेरिवेटिव ऑफ टी ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाता है, और डी टी का इंटीग्रेशन, सिर्फ टी का इंटीग्रेशन जो होगा, सॉरी डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी, वो 1 हो जाएगा। तो इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, हम इतना ही लिखे तो चल जाता है। खैर इंटीग्रेशन का नॉलेज है, बस यार आप लोग अच्छे से इंटीग्रेशन का नॉलेज रखो तो सब आता है, सब पुराना बेसिक रहता है ना वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये बार बार आता है, ये अगर आपको बेसिक लेवल में मालूम आते तो इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। और कैसे करेंगे मालूमात, आपको नोट्स भी दी गई है, उसको देखा करो। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत जैसा स्टडी करना चाहिए, लगातार इस पर फोकस करके रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, मेमोरी से रखना चाहिए आपको। चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं लॉग ऑफ वाई, नेचुरल लॉग ऑफ वाई अगर इज इक्वल्स टू एक्स है तो वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स लिख सकते हैं आप। बोले बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स है, तो वाई की जगह टी माइनस टी ज़ीरो है और एक्स की जगह ये पूरा टर्म है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिखूँ, टी माइनस टी ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस के टी प्लस सी, सही है ना, ई रेज़ टू पावर के टी प्लस सी। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब ऐसा है कि फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी रेज़ टू पावर माइनस टी ज़ीरो ई रेज़ टू पावर माइनस के टी इंटू ई रेज़ टू पावर सी, है ना, ई रेज़ टू पावर के टी इंटू ई रेज़ टू पावर सी। अब आप हो रहे होंगे यार ये क्या चीज़ आ गया, ई रेज़ टू पावर सी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कैसे आ गया बेटा, ये एकदम इंडाइसिस का रूल है बेसिक,
9वीं का 8वीं 9वीं पता नहीं कब का है, 9वीं की 8वीं पता नहीं। अरे भाई ए रेस टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू पावर एन, तो इसको आप लिख सकते हैं ना ए रेस टू पावर एम प्लस एन, एम प्लस एन। हाँ बोले भाई हम तो जानते हैं अच्छे से, तो तुम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखो ना, जैसे ए रेस टू पावर एम प्लस एन ई रेस टू पावर माइनस के टी प्लस सी, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, आगे वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब T0 को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, T इज इक्वल्स टू फिर T0 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू प्लस ई रेस टू पावर माइनस के टी इंटू ई रेस टू पावर सी। चलो ई रेस टू पावर सी वंस अगेन ये कांस्टेंट आएगा, कितनी बार कांस्टेंट आएगा साला, तो ठीक है वंस अगेन कांस्टेंट आ गया तो उसको सी डैश कर देते हैं, देयरफॉर T इक्वल्स टू T0 प्लस सी डैश ई रेस टू पावर माइनस के टी। अब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर एक बनकर आया, दिस वाज इक्वेशन नंबर 3 आई थिंक, हाँ 3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आएगा। वैसे मुझे इसे इक्वेशन नंबर 3 देना है और इसे इक्वेशन नंबर 4 देना है, वो क्यों थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, है ना। तो देखो भैया ये है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई बॉडी का टेम्परेचर शुरू में या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना इतना है ना, और बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको कैलकुलेट करना है कुछ सेकंड्स के बाद, ये भैया 10 सेकंड के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा अगर सराउंडिंग टेम्परेचर इतना है, तो ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को टाइम ऑफ कूलिंग कह सकते हैं। कि दिस इक्वेशन enables us to calculate टाइम ऑफ कूलिंग। तो ये हमें टाइम ऑफ कूलिंग कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। चलो ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है और ये जो ग्राफ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करके जो आखिरी में टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट जो है, तो उसमें भी वो आता है, ठीक है। तो क्या ग्राफ है, चलो देखो। एनसीईआरटी में लॉग टू द बेस ई और स्मॉल टी के बीच में का ग्राफ बताया गया है ना, सॉरी लॉग टू द बेस ई टी माइनस T0 वर्सेस स्मॉल टी के ग्राफ बताया गया आपको। अब बोले इसका ग्राफ बनेगा कैसा। देखो रिमेंबर वन थिंग, आप लॉग देखते से सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लॉग का लगेगा। ऑफ कोर्स अगर मैं T माइनस T0 वर्सेस T देखता तो लॉग का ग्राफ लगता था, यहाँ का लॉग का ग्राफ नहीं लगेगा। आप इस इक्वेशन को गौर से देखो, लॉग ऑफ T माइनस T0 को इतने पार्ट को आप y कंसिडर करके चलो और स्मॉल t को आप x कंसिडर करके चलो, तो कहीं आपको ऐसा नहीं फॉर्मूला नजर आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसा, है ना। x का पावर क्या है, बोले 1, तो इससे मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो बोले डाउन स्लोप रहेगा। इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। तो थोड़ा बहुत अगर ग्राफ का नॉलेज है तो आप इजीली बोल सकते हो कि भैया ये ग्राफ असल में कुछ इस तरह से आने वाला है। और देखो भैया ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, तो एनसीईआरटी का ग्राफ है, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। सी डैश करना चाहिए, नॉट सी डैश, जस्ट सी। हाँ, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है तो इंपॉर्टेंट रहता है, यानी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो दिस वाज थ्योरेटिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। जेई में ये इक्वेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, नीट में बिल्कुल भी नहीं। नीट में जो हमारा जो फाइनल इक्वेशन था माइनस dt अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस T0, वो इतना इनफ है। तो ये आपने देखा, इसके बेसिस पे हम लोग कैसे यूज़ करके सॉल्व करते हैं, ये डेरिवेशन देखा आपने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलिए देखते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, आसान होते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं। देखो बोर्ड में तो नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में तो है नहीं, तो उसके हिसाब में टेंशन लेना नहीं। हाँ नीट में है, और नीट में बहुत बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। चलो पहला प्रॉब्लम देखो कितना आसान है। रेट ऑफ
cooling of a body is 2 degrees Celsius per minute at temperature of 60 degrees Celsius and 1 degree Celsius per minute when it is at 45 degrees Celsius. First off, what will be the temperature of surrounding? What will be the temperature of surrounding? तो देखो भैया क्या क्या दिया हुआ है आपने। सबसे पहले रेट ऑफ कूलिंग आपको दिया गया है 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, तो डी कैपिटल टी अपॉन डी टी। इन द फर्स्ट केस आपको दिया गया है 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और जब बॉडी का टेम्परेचर कितना था 60 डिग्री सेल्सियस था। ओके, और डी कैपिटल टी अपॉन डी टी वो दिया गया है आपको 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। कब? जब बॉडी का टेम्परेचर कितना था बेटा 45 डिग्री सेल्सियस। बोले बिल्कुल सही, ये गिवन डेटा है कि जब बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था तो हर 1 मिनट में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर खो देता था। जब बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था, हर 1 मिनट में वो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फॉल कर देता है। अब हमको पता लगाना है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा। अब ऑफ कोर्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो मैं लिखूँगा, देखो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, क्या कहता है वो, डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी जीरो। मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ, माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये जानता हूँ मैं। अब ऐसा है कि मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूले को 2 कंडीशन में लिखूँगा। पहली कंडीशन का, तो फर्स्ट कंडीशन में ये फॉर्मूला कैसा आएगा, डी टी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वन माइनस टी जीरो, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, डी कैपिटल टी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू माइनस टी जीरो। ओके, अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर डालो। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इन द फर्स्ट केस अपॉन डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इन द सेकेंड केस विल बी T1 माइनस टी जीरो अपॉन T2 माइनस टी जीरो। अब क्या है, आपको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी की साइन जो एक कांस्टेंट वैल्यू रहे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों का सेम रहेगा, तो वो लिखने के बाद वैसे भी वो कैंसिल हो जाता। चलो वैल्यूज डालो। तो डी फर्स्ट केस में ये कितना है 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, सेकेंड केस में कितना है 1। अच्छा, T1 कितना है बेटा आपका, वो है 60 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और T0 हमको निकालना है 45 माइनस टी जीरो, ठीक है। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 माइनस ट्वाइस टी जीरो इज इक्वल 60 माइनस टी जीरो। ओके, ठीक है। अब एक काम करो, माइनस 2 टी जीरो को इधर ले जाओ, 60 को इधर लेकर आओ, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी जीरो माइनस टी जीरो, तो टी जीरो इज इक्वल्स टू फिर क्या हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। टी जीरो की वैल्यू यानी सराउंडिंग टेम्परेचर बेटा कितना हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? ठीक है, लिख लीजिए, आपने लिख लेना उसको, ऑनलाइन देख से। हम आगे बढ़ते हैं अगले इस पे। अब अगला क्वेश्चन, a body cools from 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius
चलिए लाइन चलेगी तो थोड़ा बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस in 5 minutes and to 62 degree Celsius in next 5 minutes। तो बॉडी का टेम्परेचर 80 से 70 पे आ गया 5 मिनट में, और 70 से 62 पे आ गया अगले 5 मिनट में। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर आपसे पूछा है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा खास बात यहाँ पे, इसको रहने देता, थोड़ी देर में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, कि हमें पिछली बार क्या था, बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया था और उसने कहा था कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इतना आता है ना। मगर यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं है। अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो मैं लिखूँगा, देखो dt अपॉन dt यानी फॉल इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द फर्स्ट केस, वो कितना रहेगा, तो 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5 यानी 10/5 यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ठीक है, ये हमारे को रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द फर्स्ट केस तो हमें मिल गया, दैट वाज 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मगर जिस वक्त जब ये बॉडी का टेम्परेचर है ना, जब ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इतना था, तो उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर क्या था वो हमें मालूम नहीं। आप समझिए ना बात को, ये पर्टिकुलर सर्टेन बॉडी है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, वो गिर कर कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस, कितनी देर में हुआ, 5 मिनट में। तो उस वक्त जिस टाइम इतनी तेज़ी से हीट टेम्परेचर गिर रहा था, उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर क्या था, बोले वो तो पता नहीं यार अपने को। तो कैसे पता करेंगे, अरे आप इसका एवरेज ले लो ना। तो बोले इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को उस वक्त जिस वक्त ये आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर था। तो 80 + 70 डिवाइडेड बाय 2, हम लोग जानते हैं 80-70 का एवरेज कितना आने वाला है, 75 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली हमने कहा कि देखो सेकंड सिचुएशन जो हमको बताई गई है उसमें रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कितना बताया हुआ है। तो देखो 70 से गिरकर 62 पे आ गया, 70 से गिर के 62 पे आ गया, 70 माइनस 62, वो कितनी देर में, 5 मिनट में। अब 70 माइनस 62 करेंगे तो आपको बताइए कितना आएगा, वो 8 आएगा, ऑफकोर्स 8/5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, सही है ना, 8/5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ठीक है, ओके, फिर आगे क्या, चलो ये भी मुझे मालूम पड़ गया सेकंड के सिचुएशन में क्या आएगा। मगर सेकंड सिचुएशन में बॉडी का टेम्परेचर क्या था, यार आप बोलेंगे बॉडी का टेम्परेचर तो दिया नहीं, मुझे टेम्परेचर का ट्रांजिशन दिया हुआ है, यानी मेरी बॉडी जो है, जो भी बॉडी है 70 से 62 पे आई थी 5 मिनट के अंदर। अच्छा, बोले बॉडी का ट्रांजिशन दिया है, तो बोले अब ऐसे करेंगे तो भाई यहाँ का एवरेज टेम्परेचर निकाल लो। फिर एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, 70 + 62 डिवाइडेड बाय 2। अब 70 + 62 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 66 डिग्री सेल्सियस। ओके चलो ठीक है, ये भी मालूम पड़ गया। तो पिछली बार आपको पिछले क्वेश्चन में T1 T2 डायरेक्टली दिया हुआ था, इस बार आपको एवरेज लेकर वो कैलकुलेट करना पड़ा। फिर भी वापस से ये फॉर्मूला करेंगे आप, फिर से ये सेम सिचुएशन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये तो ऐसा होता है, फिर आप फर्स्ट कंडीशन का ये, सेकंड कंडीशन का ये, फिर आप ये डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे बस, ठीक है। देखो चेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे, आप चाहे तो dt/dt की 10/5 करके ये वैल्यू डाल सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ 2 लिख के 8/5 डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। जैसे मैं चलो मान लो कि मैं ये वाली लिख देता हूँ वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 8/5 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T0। T1 कितना है बेटा 75 माइनस T0, ये कितना बेटा 66 माइनस T0। ओके 5 ऊपर जाएगा, 2 5 2 = 10, 10/8, या फिर 2 1 = 2 4 तो 5/4 है ना, 5/4 इज इक्वल्स टू 75 माइनस T0, 66 माइनस T0। ठीक है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 65 मल्टीप्लाई बाय 66 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय T0 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय T0। इसको आप -5 को उधर लेकर चले जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 75, तो 5 मल्टीप्लाई बाय T0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय T0
है ना। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका। तो T0 की वैल्यू जो आएगी इट विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पर आपने देखा 30 डिग्री से, अरे यहाँ पर आपको वाइट ग्लो आ गया ना, एक मैं एडजस्ट कर देता हूँ। I'll try. ओके, आई थिंक अब आपको शायद बोर्ड पे का सब कुछ नज़र आ रहा होगा अच्छे से। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लाइट का प्रॉब्लम जो है यहाँ पे थोड़ा सा, बट आई थिंक आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्या लिखा हुआ है करके वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, चलिए देखिए। अ पैन फिल्ड विथ हॉट फूड, एक पैन जो हॉट फूड से भरा हुआ है, कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। ठीक है, when room temperature is at 20 डिग्री सेल्सियस। when room temperature is 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लग जाएगा टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस। देखो थोड़ा हट के पूछा है इस बार उसने क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है। प्रोसीजर तो सेम रहेगा, आपको पूरा वही पहले जैसा सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। आप कहेंगे अच्छा ठीक है, क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया, 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस तक। तो चलो ठीक है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द फर्स्ट केस, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द फर्स्ट केस कितना है, 94 माइनस 86, और कितनी देर में हुआ, मान लो 2 मिनट्स में हुआ ना, दो दिया हुआ है। ठीक है, 94 माइनस 86 डिवाइडेड बाई 2, ओके कितना हो जाएगा ये, 94 माइनस 86 ये हो जाएगा 6 12 डिवाइडेड बाई 6 सॉरी 2, तो ये कुछ हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ओके ठीक है, हाँ 4 सॉरी माय मिस्टेक, मैं थोड़ा गलत चला गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ओके, फिर उसके बाद मैं कहूँगा बाद में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गिरा, 71 से 69 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब टेम्परेचर गिर रहा है सेकेंड सिचुएशन में 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक। अभी कितनी देर में गिरा, तो ये टाइम इसने दिया नहीं, चलो उस टाइम को पकड़ लेते हैं, टी वही हमको कैलकुलेट करना है। अब 71 माइनस 69 डिवाइडेड बाई 2, अब 71 माइनस 69 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2/t बचेगा ना, डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ओके ठीक है, खास बात इस बार से सराउंडिंग टेम्परेचर दे के रखा है, T0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और रही बात आपका, हाँ ये रह गया हमारा T1 और T2 निकालना। T1 कैसे निकालेंगे, 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज लेना पड़ेगा आपको T1 और 86 और 94 के बीच में का, जो कि कितना आता है 90 डिग्री सेल्सियस आता है, और T2 जो कि है वो कितना आएगा
सेकेंड ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, 71 से 69, तो उसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो 71 + 69 डिवाइडेड बाई 2, ये तो जाहिर है कि ये 70 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। फिर आगे कैसा, फिर से वही फॉर्मूला बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये फॉर्मूला लगाया, फिर ये ऐसा आया, 2 स्टेज इसके लिए आपने लिखे, ये सेकेंड स्टेज के लिए लिखे आपने, ये फर्स्ट स्टेज के लिए लिखे थे आपने, फिर आपने डिवाइड किया। अब यहाँ से फिर से चेंज आया, मतलब आप क्या देख रहे हो कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सेम आ रहा है, सेम पैटर्न से सॉल्व किया जा रहा है उसको। तो देखो चलिए फिर आगे, अब dt/dt इन द फर्स्ट केस कितना आया था हमारा, 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 4। dt/dt इन द सेकेंड केस कितना आया था हमारा, dt/dt इन द सेकेंड केस 2/t, ओके ठीक है। और T1 - T0, T1 इन द फर्स्ट केस कितना था, टेम्परेचर इन द बॉडी इन द फर्स्ट 90, और ये कितना था सराउंडिंग 20, और 70 - 20, 2 1 = 2 2 ज़ा, तो ये ट्वाइस T, 90 - 20 यानी कि 70/50, 7/5, ओके। तो T = 0.7 मिनट्स होना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ भाई आंसर में, यस करेक्ट, 0.7 मिनट्स। और अगर मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 0.7 × 60 है ना, जो कि हो जाएगा 42 सेकेंड्स। ये हमारा टाइम है, ओके। तो इस तरह से कुछ हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के एग्जांपल्स थे। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए डालूंगा, मैं आपको फ़ोटो खींच कर डाल देता हूँ उसका, क्वेश्चंस का, आप एज एन होमवर्क लीजिए उसको और उसको घर पे ट्राई करिए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो ऑफिशियली यहाँ पर हम लोग कहेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।